नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बिखरने जा रही है, टूटने जा रही है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस तरह की खबरें भी लगातार राजनीतिक फिजा में तैरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास तौर से पंजाब से जुड़े नेता बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत जल्द पंजाब की सत्ता बिना किसी चुनाव के उनके हाथों में आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार के बाद अब विपक्षी इंडिया गठबंधन में राहुल के नेतृत्व को कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता और मांग भी उठने लगी है कांग्रेस पार्टी के अंदर से कि राहुल गांधी को ही इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। लेकिन क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट रह पाएगा? और यहां इंडिया गठबंधन के एकजुट रहने का मतलब सिर्फ राजनीतिक दलों की आपसी एकता से नहीं है, सिर्फ इस बात से नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, ये तमाम लोग इंडिया गठबंधन के झंडे तले बैठकर एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। यहां इंडिया गठबंधन की एकजुटता से मतलब है कि क्या ये तमाम विपक्षी राजनीतिक दल अपने अपने दल को बचा पाएंगे, अपने अपने सांसदों को बचा पाएंगे। चौंकिएगा मत, आम आदमी पार्टी के जब से 7 राज्यसभा सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से इन विपक्षी गठबंधन के सांसदों को लेकर भी लगातार अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और बताने वाले यहां तक बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें पहली बार अपने संवैधानिक जीवन काल में अल्पमत की सरकार चलाने पर मजबूर होना पड़ा, वो इसी लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे होगा, कब होगा और क्यों प्रधानमंत्री, क्यों भारतीय जनता पार्टी ये 272 का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में इस स्टोरी में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए और अगर पसंद आ गया तो 2-4 लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अब आते हैं इस बड़ी खबर के एक एक पहलू पर, जिस खबर की जानकारी मोटे तौर पर मैं आपको अपने शुरुआती वक्तव्य में दे चुका हूं, लेकिन इसके अंदर की गहराई को समझना, जानना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा 10 में से 7 सांसद छोड़कर चले गए हैं और अब विपक्षी गठबंधन के बाकी राजनीतिक दलों पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। इसमें सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी को ही आप इसका श्रेय नहीं दे सकते कि वो मिशन लोटस यानी ऑपरेशन लोटस चलाकर उसे कामयाब बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको विपक्षी राजनीतिक दलों की एकता और एकजुटता के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जो दल अपने सांसदों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं वो भी तो निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में लगातार चौथी बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई और जब से वो चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हुई है, तृणमूल कांग्रेस में टूटने की लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। नेता बोलना शुरू कर चुके हैं, नेता बगावत कर रहे हैं, नेता ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ उनके भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ उनके द्वारा हायर की गई चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है और हालत ये हो गई है कि अब ममता बनर्जी को खुद बाहर आकर कहना पड़ा है कि जो भी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जाना चाहे वो चले जाए। उन्होंने कहा पार्टी को फिर से खड़ा करूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी के कार्यालय को, पार्टी के दफ्तर को खुद से मैं पेंट करूंगी। क्या कहा ममता बनर्जी ने?
ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं से तृणमूल कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम पार्टी दफ्तरों को दोबारा खोलेंगे, उन्हें रंगेंगे और मजबूती से काम पर लौटेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी दफ्तरों को पेंट करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं वे पूरी तरह आजाद हैं और वे किसी को भी जबरदस्ती रोक कर रखने में यकीन नहीं रखती। बैठक के दौरान ममता के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। बैठक में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने दोहराया कि चुनाव के नतीजों में भले ही तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली हो, लेकिन ये जनादेश की लूट है, इससे उनका हौसला नहीं टूटेगा। 21 मई को फाल्ता सीट पर होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवार भी उसमें मौजूद थे। फाल्ता में आपको पता होगा 29 अप्रैल को जब वोटिंग हुई थी तो उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग ने उस चुनाव को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब जो दूसरी बात भी एक निकलकर सामने आ रही है कि चूंकि शुवेंदु अधिकारी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 2 सीटों से चुनाव जीते थे, नंदीग्राम से और भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराकर, तो अब उन्होंने नंदीग्राम की सीट छोड़ दी है। भवानीपुर से विधायक बने रहेंगे तो नंदीग्राम में उपचुनाव होना तय है। तो क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम में विधानसभा का उपचुनाव लड़कर जीतकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पहुंचना चाहेंगी? पहला सवाल कि क्या वो नंदीग्राम से लड़ना चाहेंगी जहां से पिछले विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी उनको हरा चुके हैं। दूसरा सवाल कि अगर वो लड़ेंगी तो क्या वो विधायक का चुनाव जीत पाएंगी। और तीसरा सवाल, अगर वो विधायक का चुनाव जीत जाएंगी तो क्या पश्चिम बंगाल की विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का नेतृत्व करना पसंद करेंगी, यानी विपक्ष की नेता बनना पसंद करेंगी, या फिर वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ने की बजाय अब दिल्ली आना पसंद करेंगी, केंद्र की राजनीति में आना पसंद करेंगी। इसका फैसला तो ममता बनर्जी को आने वाले वक्त में करना है, लेकिन उससे पहले ही तृणमूल कांग्रेस में टूट की एक बड़ी आशंका पैदा हो गई है और फिर से भारतीय जनता पार्टी के मिशन 272 की बात कही जा रही है। लोकसभा का गणित मोटे तौर पर बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सांसद जीते थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार 240 सांसद है और लोकसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 272 सांसदों की जरूरत पड़ती है। तो 32 सांसद कम पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रेलर तो दिखा दिया है और उसके बाद मोटे तौर पर मैं कुछ राजनीतिक दलों की बात आपके सामने रख देता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के पास 98 सांसद है, 98 है, जिनके टूटने की संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद है। उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी अपने परिवार के सदस्यों को विधानसभा का टिकट दिलवाना है। हालांकि अखिलेश उस पर एक नीतिगत फैसला कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर सांसद अपने अपने परिवार में किसी न किसी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी फिलहाल कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो आपको एकजुट नजर आएगी, लेकिन जिन दलों के टूटने की आशंका पैदा हो गई है जरा उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसदों के मामले में लोकसभा में चौथे नंबर की पार्टी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के पास 28। फिर से सुनिएगा, तृणमूल कांग्रेस के पास जो है वो 28 सांसद है और इनको तोड़ने के लिए अगर हम 2/3 की बात करें तो आपको कम से कम 19 सांसदों की जरूरत है। 19 सांसद अगर टूट गए और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो जो 32 सांसद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए उसके बाद उन्हें सिर्फ 13 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। और एक और बड़ा राजनीतिक दल हारा है, डीएमके। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में वो हार चुके हैं, वहां विजय की सरकार बन चुकी है। फिलहाल डीएमके एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन कब तक ये एकजुट नजर आएगा ये देखना पड़ेगा। डीएमके के पास 22 सांसद हैं और तमिलनाडु में विजय की सरकार, विजय और कांग्रेस की मिलकर सरकार बनने के बाद एक लंबे अरसे बाद, कई दशकों बाद द्रविड़ पार्टी से अलग हटकर किसी पार्टी की सरकार बनी है और वो भी नए नवेले पार्टी की सरकार बनी है। तो तमिलनाडु की राजनीति एक तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। एआईएडीएमके स्वर्गीय जयललिता की पार्टी के विधायक तो पहले ही टूट गए हैं, आने वाले दिनों में उनके और टूटने की आशंका पैदा हो गई है। लेकिन डीएमके के 22 सांसद कब तक डीएमके के साथ रह पाएंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो तीसरा जो राजनीतिक दल जिस पर
पर टूटने का खतरा पैदा हो रहा है, जो पहले भी एक बार टूट चुके हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर ही एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, पहले मुख्यमंत्री बने थे। आज की तारीख में वो राज्य की देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूटने जा रही है। लोकसभा में उनके पास 9 सांसद है और 9 सांसद में जाहिर सी बात है कि अगर हम 2/3 की बात करें तो 6 सांसदों की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 7 लोकसभा सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं। लगभग सारी बात फाइनल हो चुकी है, बस उसका औपचारिक ऐलान होना है। वो क्या मानसून सत्र से पहले होगा संसद के, या संसद के मानसून सत्र के दौरान होगा, या फिर संसद के मानसून सत्र के बाद और संसद के शीतकालीन सत्र से पहले होगा। इस पर तमाम लोगों की नजरें बनी हुई है। और अगला जो दल है जिसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है वो है, जो पहले भी टूट चुकी है, शरद पवार की पार्टी। उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। पार्टी का नाम भी ले लिया उन्होंने, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी ले लिया। हालांकि एक विमान दुर्घटना में, एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और तब से उनकी जगह पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो है राज्य की देवेंद्र फडणवीस की सरकार में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री है। एनसीपी के पास यानी शरद पवार वाली एनसीपी के पास 8 लोकसभा सांसद हैं और उनके भी टूटने का खतरा पैदा हो गया है। तो ऐसे हालात में ये जो विपक्षी गठबंधन के में शामिल राजनीतिक दल है, उनके लिए अपने सांसदों को एकजुट रख पाना, एक साथ रख पाना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी टूटी राज्यसभा में, लोकसभा में उनके पास 3 सांसद है और कब तक वो आम आदमी पार्टी के साथ रह पाएंगे, इसको लेकर सवाल बने हुए हैं। अगर पंजाब में पूरी की पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी तो उनके लोकसभा सांसद क्या करेंगे? इसके अलावा अगर अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की बात करूं तो हेमंत सोरेन की पार्टी के पास 3 लोकसभा सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, और यहां भी कहा जा रहा है कि सिर्फ समय का इंतजार किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जो है वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो अपने आप ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन एनडीए गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव जितवाने वाले, तेलंगाना में पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़वाने वाले, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने वाले और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने वाले सुनील बंसल को झारखंड का भी प्रभारी बनाया जा सकता है, ताकि वहां पर हेमंत सोरेन को अगले विधानसभा चुनाव में चुनाव हराकर सत्ता से बाहर किया जाए। तो मोटे तौर पर इन राजनीतिक दलों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और इन राजनीतिक दलों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा हासिल करना चाहती है, 272 प्लस जाना चाहती है। अभी हाल में मौजूदा परिदृश्य में उनके पास 240 सांसद है, 32 सांसदों की जरूरत और है। और इन तमाम विपक्षी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, अपने सांसदों को एकजुट रखना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या होगा आने वाले दिनों में, इस पर हमें नजरें बनाए रखनी होगी। इस स्टोरी में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2-4 लोगों तक बढ़ा भी दीजिएगा। और सबसे जरूरी अपील एक बार मैं फिर से कर रहा हूं, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।